नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहाँ आपको पेंशन, सरकारी फैसलों और कर्मचारियों से जुड़ी जरूरी खबरें साफ और आसान भाषा में मिलती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि कोई जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। आज 11 अगस्त 2026 है और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण सवाल अभी भी चर्चा में है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग, महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग, चिकित्सा सुविधा, उच्च पेंशन से जुड़े मामले, पेंशन भुगतान और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसी समस्याएं लगातार पेंशन भोगियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले बात उस मांग की जिसने ईपीएस 95 आंदोलन को सबसे ज्यादा चर्चा में रखा है। पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने और इसके साथ महंगाई भत्ता देने की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई में सीमित पेंशन पर घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। उम्र बढ़ने के साथ आमदनी के साधन कम होते हैं, जबकि दवाइयों, डॉक्टर की फीस, जांच, राशन, बिजली और दूसरे घरेलू खर्च लगातार बढ़ते रहते हैं। यही वजह है कि पेंशन भोगियों की ओर से यह सवाल बार बार उठाया जाता है कि क्या न्यूनतम पेंशन को मौजूदा जीवन यापन की लागत के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। आंदोलनकारी संगठनों का तर्क है कि जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक संगठित क्षेत्र में काम करते हुए गुजार दिए, उन्हें बुढ़ापे में ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जिससे वे सम्मान के साथ अपना जीवन चला सकें। हालांकि यह एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन फिलहाल पेंशन भोगी संगठनों की प्रमुख मांग के रूप में चर्चा में है। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक इसे लागू हो चुका सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ये दावा करती है कि 7,500 रुपए की पेंशन निश्चित रूप से लागू हो गई है या अगले महीने से सभी के खाते में नई राशि आने वाली है, तो उस दावे की आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। पेंशन से जुड़ी खबरों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि मांग, प्रस्ताव और सरकारी फैसले को कई बार एक ही चीज के रूप में पेश कर दिया जाता है, जबकि तीनों में बड़ा अंतर होता है। किसी संगठन की मांग सरकार का फैसला नहीं होती और किसी संभावित प्रस्ताव को अंतिम अधिसूचना नहीं माना जा सकता। इसलिए पेंशन भोगियों के लिए जरूरी है कि किसी भी बड़ी खबर पर भरोसा करने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत को जरूर देखें। अब बात महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। पेंशन भोगियों का कहना है कि अगर महंगाई लगातार बढ़ रही है तो पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति भी प्रभावित होती है। आज जो रकम कुछ साल पहले पर्याप्त लगती थी, वही रकम बढ़ती कीमतों के कारण कम पड़ सकती है। दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च बुजुर्गों के लिए विशेष चिंता का विषय है। इसीलिए ईपीएस 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई राहत की मांग को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि पेंशन व्यवस्था में ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे बढ़ती महंगाई का असर कम किया जा सके। दूसरी तरफ सरकार के सामने पेंशन फंड की वित्तीय क्षमता और भविष्य की देनदारियों का सवाल होता है। किसी भी बड़े फैसले का असर लंबे समय तक पड़ सकता है। इसलिए सरकार को वित्तीय स्थिरता और पेंशन भोगियों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर आप पेंशन, ईपीएस 95, ईपीएफओ, महंगाई राहत और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट लगातार जानना चाहते हैं तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे जब भी कोई आधिकारिक फैसला, नोटिफिकेशन या महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएगी, उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाएगी। अब आते हैं चिकित्सा सुविधा की मांग पर। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की तरफ से लंबे समय से बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग भी उठती रही है। बुजुर्ग अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें बढ़ जाती हैं और नियमित दवाइयों से लेकर जांच और अस्पताल के खर्च तक हर चीज आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है। पेंशन भोगियों का कहना है कि अगर मासिक पेंशन सीमित है और स्वास्थ्य खर्च लगातार बढ़ रहा है तो केवल पेंशन की राशि पर चर्चा पर्याप्त नहीं है। चिकित्सा सुरक्षा को भी सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाना चाहिए। यही कारण है कि मुफ्त या बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग ईपीएस 95 आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहती है। अब बात आंदोलन की। पेंशन भोगी संगठन कई वर्षों से अलग अलग स्तरों पर सरकार के सामने अपनी मांगे रखते रहे हैं। कई बार प्रदर्शन, धरने, ज्ञापन और सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की खबरें सामने आती रही हैं। आंदोलन से जुड़े नेताओं की ओर से यह भी कहा जाता रहा है कि अगर मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जा सकता है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और उससे जुड़े पेंशन भोगी प्रतिनिधियों की ओर से भी न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा जैसे मुद्दों को लेकर
सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति की बात सामने आती रही है। लेकिन किसी भी प्रदर्शन, हड़ताल, चक्का जाम या बड़े आंदोलन की तारीख और स्थान को लेकर सोशल मीडिया पर चलने वाले दावों की आधिकारिक पुष्टि करना जरूरी है। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की। आज पेंशन से जुड़ी कई प्रक्रियाएं डिजिटल हो चुकी हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा से बुजुर्गों को काफी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें हर बार लंबी दूरी तय करके कार्यालय जाने की जरूरत कम हो सकती है। लेकिन इसके साथ कुछ तकनीकी समस्याएं भी सामने आती हैं। कई बुजुर्गों के बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी आती है। किसी की उंगलियों के निशान सही तरीके से स्कैन नहीं होते, किसी जगह इंटरनेट की समस्या होती है और कई बार रिकॉर्ड में नाम, जन्म तिथि या दूसरे विवरण में अंतर होने के कारण प्रक्रिया अटक जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी बात यह है कि पेंशन भोगी घबराए नहीं। अगर जीवन प्रमाण से जुड़ी समस्या आती है तो संबंधित बैंक या ईपीएफओ कार्यालय से आधिकारिक जानकारी ले। अगर रिकॉर्ड में कोई गलती है तो उसे सुधारने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी एक व्यक्ति की पेंशन रुकने या किसी तकनीकी समस्या के आधार पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि देश के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन रोक दी गई है। सोशल मीडिया पर कई बार बहुत बड़े आंकड़े बिना आधिकारिक दस्तावेज के वायरल हो जाते हैं, इसलिए हर आंकड़े को जांचना जरूरी है। अगर आपकी पेंशन समय पर नहीं आई है तो सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति देखें। इसके बाद संबंधित पेंशन रिकॉर्ड और ईपीएफओ से स्थिति की जानकारी लें। अगर कोई दस्तावेज या जीवन प्रमाण से जुड़ी समस्या है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश करें। पेंशन में 1 महीने की देरी भी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। किसी को दवा खरीदनी होती है, किसी को राशन लेना होता है और किसी को बिजली या दूसरे जरूरी बिल का भुगतान करना होता है। इसलिए पेंशन भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और समय पर समस्या का समाधान बेहद जरूरी है। अब बात उच्च पेंशन से जुड़े मामलों की। ईपीएस के तहत उच्च पेंशन का विषय भी लंबे समय से चर्चा में है, लेकिन यहाँ हर पेंशन भोगी की स्थिति एक जैसी नहीं होती। पात्रता, सेवा अवधि, वेतन रिकॉर्ड, योगदान और संबंधित नियमों के आधार पर मामला अलग अलग हो सकता है। इसलिए किसी एक पेंशन भोगी को मिलने वाली उच्च पेंशन को देखकर ये मान लेना सही नहीं होगा कि सभी लोगों को उसी आधार पर समान राशि मिलेगी। जिन लोगों ने उच्च पेंशन से संबंधित विकल्प या आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, उन्हें अपने रिकॉर्ड और आवेदन की स्थिति आधिकारिक माध्यम से जांचते रहना चाहिए। अब इस पूरी बहस को पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन व्यवस्था से जोड़कर समझते हैं। देश में लंबे समय से ओपीएस को लेकर बहस चलती रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अलग अलग समय पर पेंशन व्यवस्था में बदलाव हुए हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर भी महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चा सामने आई है। यूपीएस का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में एक मॉडल के रूप में सामने आया है। इसकी पात्रता, सेवा अवधि और लाभ संबंधित नियमों पर निर्भर करते हैं। इसलिए यूपीएस और ईपीएस 95 को एक ही व्यवस्था मानना सही नहीं होगा। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की ओर से यह सवाल उठाया जाता है कि अगर सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था बनाई जा सकती है तो संगठित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वृद्धावस्था सुरक्षा पर भी गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया जा सकता। ये सवाल केवल राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं है, ये सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। जिस व्यक्ति ने अपने कामकाजी जीवन के कई साल उद्योग, कारखाने, मिल, उत्पादन, परिवहन या दूसरे संगठित क्षेत्रों में काम करते हुए बिताए हैं, उसके लिए सेवा निवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के बीच उम्मीद पैदा करती है। वेतन आयोग से जुड़े संभावित बदलावों को लेकर अलग अलग अनुमान सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं। फिटमेंट फैक्टर, नई बेसिक पे, पेंशन में संभावित बढ़ोतरी और एरियर को लेकर भी कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होता है। अनुमान और सरकारी फैसला अलग अलग चीजें हैं। जब तक आधिकारिक निर्णय या अधिसूचना सामने नहीं आती, तब तक किसी संभावित राशि को अंतिम नहीं माना जा सकता। खासकर ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन और 8वें वेतन आयोग को सीधे जोड़कर देखने से पहले संबंधित नियमों को समझना जरूरी है। आज 11 अगस्त 2026 की स्थिति में पेंशन भोगियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी व्यक्तिगत स्थिति की जाँच करते रहें। बैंक खाते में पेंशन का भुगतान देखें, जीवन प्रमाण से जुड़ी स्थिति जांचें, ईपीएफओ रिकॉर्ड में जानकारी सही है या नहीं देखें, और अगर उच्च पेंशन से जुड़ा कोई आवेदन किया है तो उसकी स्थिति की जानकारी लेते रहें। अगर आपको ऐसी जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेंशन से जुड़ी खबरों में छोटी सी जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए आगे के अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक और जरूरी बात, पेंशन के नाम पर आने वाले फर्जी फोन कॉल, मैसेज और लिंक से सावधान रहें। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक पासवर्ड या संवेदनशील जानकारी न दे। अगर कोई व्यक्ति ये कहकर पैसे मांगता है
या आपकी पेंशन बढ़वा देगा या एरियर जारी करवा देगा तो तुरंत भरोसा न करें। पहले संबंधित सरकारी कार्यालय या आधिकारिक माध्यम से पुष्टि करें। आने वाले दिनों में अगर सरकार की तरफ से न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधा, उच्च पेंशन या ईपीएफओ से जुड़ा कोई आधिकारिक निर्णय आता है तो उसका वास्तविक असर पेंशन भोगियों पर क्या होगा, यह समझना भी जरूरी होगा।